राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में शिष्टाचार आज के दौर में सबसे कम माना जा रहा है कि आज शिष्टाचार सबसे कम हो गया। लेकिन अभी हमने देखा कि कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव जी ने, हालांकि अटल जी का नाम तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन उनका नाम भी अटल है, तो अटल श्रीवास्तव जी ने आपके पैर छुए, स्वागत किया। ये बहुत बड़ी बात है। तालियों के साथ इस राजनीतिक शिष्टाचार को आप स्वागत कीजिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। इसी पर शुरुआत आपसे कर रहा हूं कि राजनीतिक शिष्टाचार की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आप मानते हैं कम हो गया है बदलते वक्त के साथ? देखिए, राजनीतिक अपनी जगह है और जहाँ तक पार्टी सिद्धांत, आपका ध्येय, अपना एजेंडा, उसको लेकर के चलना चाहिए और उसके लिए पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रहनी चाहिए। जहाँ तक शिष्टाचार की बात है तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है, आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है और वो जो संस्कार ही है जो दुनिया को जोड़ करके रखी है, बचा करके रखे हुए हैं, और दल कोई भी हो सकता है, वो संस्कार जीवित रहेगा। छत्तीसगढ़ और भारत की ये परंपरा है और ये संस्कार में आप और हम सबकी बड़ी भूमिका हो जाती है। इसलिए पेरेंट्स की भूमिका बड़ी है। कल के दिन आप लोग भी पेरेंट्स बनेंगे। जो पेरेंट्स मौजूदा स्थिति में, उनको ये बात सुननी चाहिए, इसलिए तालियां इस पर होनी चाहिए कि बात संस्कार से शुरू हुई है। अब संस्कार से बात शुरू हुई है तो फिर आगे बात बढ़ेगी और सियासत पर भी जाएगी। तो संस्कार से सियासत के बीच की जो यात्रा है, इस यात्रा में धर्मलाल कौशिक ने अनेक जिम्मेदारी निभाई है। हर जिम्मेदारी में अपना लोहा मनवाया है, लोगों का खूब प्यार पाया है और अभी तक प्यार पा ही रहे हैं। विधायक भी हैं, अभी आप बिल्हा से लगातार जीतते आए, अलग अलग भूमिका में रहे। लेकिन इसी मन से पिछली बार आपने ये कहा था कि मंत्रिमंडल अगर विस्तार स्थिति होती है, विस्तार होता है मंत्रिमंडल का, तो अगर पार्टी मिले जिम्मेदारी देगी तो उसको निर्वहन किया जाएगा। अब विस्तार तो हो गया है लेकिन जिम्मेदारी नहीं मिली पार्टी ने विधायक। जो जवाबदारी दी है मैं उसका बखूबी निर्वाह कर रहा हूँ, हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी। चाहे वो सरकार के कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जाने का हो, या जनता के जो किए हुए हमारे वायदे हैं उनको विधानसभा के अंदर उठाने की बात हो, और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरा दायित्व है, उस क्षेत्र के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पर एक पार्टी, जिस पार्टी ने हमें टिकट दिया, जिस पार्टी ने हमें चुनाव जिताया, उसके कारण उस पार्टी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार अब में है, आज हम लोग हैं, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। और जिस जनता ने हमें जिताया है, तो जनता की जो समस्या है उसको, चाहे हम सदन के बाहर रहें तो आपस में बातचीत करके, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो हाउस के अंदर भी बेझिझक रूप से हम उठाते हैं, मंत्री के ध्यान में लाते हैं और प्रयास करते हैं उसका समाधान होना चाहिए। अटल उसके साक्षी हैं, बैठे हुए हैं। तो आपने तो बिल्कुल सही बात की है विधायक जी। अभी देखा हमने विधानसभा के सत्र में, शीतकालीन सत्र था, आप इतना आग बबूला भी हो जाते हैं, बात रखते समय गुस्सा भी हो जाते हैं। चाहे सरकार अपनी ही सरकार है, लेकिन आप सवाल पूछने से कतराते नहीं हैं, ना बात रखने से कतराते हैं। और ये हमने देखा भी, और आप तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, बखूबी समझते हैं कि चीज़ों को कैसे की जाती हैं। ये दमदारी से जो बात रखी जाती है, ये दमदारी से बात रखने के लिए दम कहाँ से आता है? देखिए, ये तो जहाँ दम की यदि बात करेंगे तो जिस पार्टी में बचपन से लेकर के काम किए हैं, तो आपको मालूम है कि हम लोग तो अधिकांश समय विपक्ष में रहे हैं, और प्रतिपक्ष में रहने के कारण में हमारी जो उस समय आवाज़ उठाते रहे हैं, आज जनता हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हमारे मतदाता साथ में खड़े हुए हैं, और उनकी समस्या आती है तो अपने आप ताकत आ जाती है कि जोर से उनकी आवाज़ को उठानी चाहिए, समस्या की उनकी निदान होनी चाहिए, और हम प्रयास करते हैं उसके लिए। देखिए, ये तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी होता है, लेकिन फिर मैं आपको उसी मंत्रिमंडल पे ले जाना चाहूंगा जिस मंत्रिमंडल की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। हम देख रहे हैं कि सरकारों में पहली पहली बार के विधायक मंत्री बन रहे हैं, और आप तो इतनी बार के विधायक, आपका इतना अनुभव, इतना राजनीतिक बड़ा कद, इतनी नई जिम्मेदारियां। जब विस्तार हो रहा था तो किसी का फोन नहीं आया आपके पास कि आप मंत्री बनने वाले हैं, शुभकामनाएं देने के लिए, या आपके मन में कोई भाव नहीं आया कि हमारा भी नाम लिस्ट में होना चाहिए? देखिए, इच्छा सबकी होती है, और राजनीति में जो काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से
ये उनके जो सहयोगी है बाकी लोगों में रहती है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी हमारे यहाँ जो पार्टी में पहले कहा गया है कि राष्ट्र प्रथम, सेकंड की जब बात आती है तो पार्टी की बात आती है, और थर्ड जो बात आती है तो हम की बात आती है, मैं की बात आती है। तो पार्टी जो तय करेगी हम उसके अंदर में समाहित हैं, और हम उसके अंदर में समाहित हैं, हमको अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना उस दिन मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अध्यक्ष आप बनाइए। जब हम विपक्ष में आ गए तो नेता प्रतिपक्ष बना, उस दिन मैंने नहीं ये कहा कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाइए। प्रदेश अध्यक्ष बना तब मैंने ये सोचा भी नहीं था। ये तो पार्टी को तय करना है, तो पार्टी जो हमारी भूमिका तय किए हमने काम किया। आज पार्टी ने जो भूमिका तय किया है उसमें हम काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें न शिकवा न शिकायत न गिला, जो मिले। तो अटल जी की जो पंक्ति है ना, वो भी सही और ये भी सही, जो मिले ये भी सही और वो भी सही कर रहे थे जी, और आज भी काम कर रहे हैं। बहुत अनुशासित आप राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, और अनुशासित, इसमें तालियां हो जाएं भाई। अनुशासन में रहना भी बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े भारे भरकम पदों और जिम्मेदारियों के बाद अगर आपको जब जिम्मेदारी कम मिलती है तो उसको भी देखना चाहिए। आपको लगता है कि मंत्री होते ज़्यादा विकास कर पाते बिलासपुर का? देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई मंत्री होगा तो विकास होगा और मंत्री नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। जनप्रतिनिधि में हमेशा चुनाव जीतने के बाद में उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, उसको सताना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ है, ये काम होना चाहिए, क्षेत्र की आवश्यकता है तो ये काम होनी चाहिए। यदि वो लालसा मन में रहेंगे तो मैं समझता हूँ मंत्री पद आपका आड़े नहीं आएगा। वो लालसा आपकी रहेगी तो आप काम कर पाएंगे। कई मंत्री मैं कांग्रेस का भी देखा हूँ, हमारे यहाँ का भी पहले भी देखा हूँ कि मैं बिना मंत्री रहते हुए जो क्षेत्र का मेरा नाम है विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन मंत्री रहते हुए भी लोगों का नाम विकास की दृष्टि से नहीं आया। तो ये जो एक प्रतिबद्धता जो क्षेत्र के साथ में और जनता के साथ में होनी चाहिए, मंत्री पद का भी आड़े नहीं आएगा कि क्षेत्र का विकास करो, बकायदा आपका लालसा हो, आपका जिद्दीपन हो, और ये मुझे होना चाहिए। यदि आपका रहेगा तो आपके काम होंगे, कोई नहीं रोक सकता, चाहे पक्ष में रहो चाहे प्रतिपक्ष में रहो। बड़ी बात है, ताली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर नेता की सोच होगी कि मंत्री हो ना हो ये मैटर नहीं करता है, जनप्रतिनिधि हैं ये मैटर करता है। लेकिन जब विकास की बात हम कर रहे हैं बिलासपुर की, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है बिलासपुर में, नगर सरकार और विधायिका, केंद्र में भी राज्य में भी, हर तरफ सरकार आपकी है। लेकिन आपको क्या लगता है बिलासपुर में और क्या बेहतर होना चाहिए? आप लगातार काम कर रहे हैं। में अभी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो आवश्यकता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना है। जहाँ भी जाएंगे तो आप फंसेंगे, और फंसने के बाद में आपको समय जो बहुत लगता है, जाम लग जाता है। उसके लिए हम लोग बैठे थे, बातचीत किए हैं, और बैठ कर के उसका जो प्रपोजल हम जो प्रस्ताव दिए हैं, पिछले डिबेट में मैं किसी डिबेट में था जी, मैंने उस बात को भी वहाँ भी रखा कि यहाँ जो सबसे बड़ी आवश्यकता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईओवर की, और एक एक नहीं 2-2, 3-3 फ्लाईओवर बनने की ज़रूरत यहाँ पर है। क्योंकि अब नीचे आप चौड़ाई बढ़ा नहीं सकते, आप बहुत ज़्यादा तोड़ करके उसको कुछ कर नहीं सकते। तो हम नीचे अभी चल रहे हैं, वो स्थिति आए कि ऊपर भी चले, और जब ऊपर चलेंगे तो लोगों का जो रास्ता है आसान होगा। हमारा बिलासपुर की जब मैं बात करूं जी, यदि जितने यहाँ पर आपके, चाहे हम तिफरा ब्रिज की बात करें, मस्तूरी ब्रिज की बात करें, तखतपुर ब्रिज की बात करें जी, कांग्रेस के शासनकाल में BR यादव जी के द्वारा एक ब्रिज बनवाया गया, चुचुइया पार वाला। उसके बाद में जो सारे ब्रिज बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बने हैं। और आज नहीं, वो तो आपका केवल पत्थर लगाए हो सब घूम घूम करके, मेरे को बोलवाओ मत, कुछ नहीं है केवल पत्थर लगाने के सिवाय। काम हम लोग किए हैं, आधारशिला हम लोग रखे हैं, और आधारशिला रखने के बाद में ये सोच हमारी थी कि जो रेलवे फाटक है, लोग उधर बसना नहीं चाहते, लोग उधर जाना नहीं चाहते, क्योंकि रेलवे फाटक में लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और जैसे ही हमने ब्रिज बनवाया तो आप देखिए सकरी और बिलासपुर का पता नहीं लगता कब आप सकरी पहुंच गए, आगे पहुंच गए। आप चकरभट्टा तक, बिल्हा तक जाएंगे, आप मस्तूरी उधर जाएंगे। अब ज़रूरत है कि हमारा जो मुप का जो क्राउड रहता है, हमारा कोनी साइड जाएंगे तो जो क्राउड रहता है,
हमारा जब तिफरा से निकलेंगे तो बीच का रास्ता वहाँ से लेकर के महामाया जो चौक हमारा है वो हमारा क्राउड रहता है। ये फ्लाईओवर हमारा बनेगा तो शहर का डेवलपमेंट बढ़ेगा। दूसरा हमारा जो एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट का हमने कहा था धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बजट में उसकी राशि भी दे दिए हैं और 290 एकड़ जमीन के अब उसकी विधायक जी स्वीकृति भी मिल गई क्योंकि है। आपने माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। फ्लाईओवर की बात की, लोगों को पसंद आई, लेकिन जब हवाई जहाज की बात करते हैं, फ्लाइट की बात करते हैं, तो रायपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर। अंबिकापुर शुरू हुआ, बंद हो गया। ये एक चुनौती आ गई कि शुरू करना तो आसान है, लेकिन संचालित बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो चैलेंज को स्वीकार करेगा वही सफल होगा। हम यदि बोलेंगे कि फ्लाइट हमारी बंद हो गई, 100 किलोमीटर में रायपुर है, मैं आज कह सकता हूँ, हमारे बिलासपुर के सभी साथी बैठे हैं, हमारे युवा साथी सब बैठे हैं, बिलासपुर को यदि आपको महानगर के तर्ज पर विकास करना है तो आपको एयर कनेक्टिविटी चाहिए। और एयर कनेक्टिविटी में रायपुर के जो पैसेंजर है, मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम उसमें 40% पैसेंजर जो है वो बिलासपुर रीजन का है। बिलासपुर के लोग चाहते हैं एयरपोर्ट। मैं विधायक जी यही पूछ लेता हूँ, पूछिए। बिलासपुर के लोग चाहते हैं एयरपोर्ट। जोर से बोलिए हाँ या ना। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं बिलासपुर में एयरपोर्ट बने? सारे हाथ उठे हैं। विधायक जी, आपने चैलेंज और चुनौती की बात की, जो चैलेंज स्वीकार करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो यहां पर जनता की सहमति तो है। एक चैलेंज आप स्वीकार करेंगे मेरा? 2023 से 5 साल के वनवास के बाद सरकार वापस लौटी राज्य में। शायद सरकार चल रही है, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 11 नंबर। ये तो हाइपोथेटिकल हो गया। चलो मैं बता देता हूं आपको जी। तीन उदाहरण आपको दे देता हूं जी। आप उसको नंबर आप देना, क्योंकि मैं तो पार्टी का हूं, मैं तो यही कहूंगा। चुनाव के पहले लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, चुनाव के पहले लोग अपना संकल्प पत्र जारी करते हैं। हमने भी जारी किया, और हमने जारी किया तो उसमें हमने अटल भाई को, अभय भाई को सब मालूम है, तो प्रवक्ता रहे हैं, प्रवक्ता हैं। हमने कहा कि भूपेश जी ने 2 साल का बोनस नहीं दिया, 5 साल का समय खत्म हो गया। इस बार हमारी सरकार बनाओगे तो हम 2 साल का रोका हुआ किसान का धान का बोनस देंगे। 13 दिसंबर को सरकार की गठन हुआ हमारा। 25 दिसंबर अटल जी का जन्म जयंती, सुशासन दिवस हम मनाते हैं। 13 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लिए, 25 दिसंबर को हम किसान का 2 साल का बोनस 3,716 करोड़ रुपए हमने दे दिया। ठीक। हमने कहा कि किसानों का धान इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम 21 कुंटल प्रति एकड़, 3100 रुपये प्रति कुंटल के दर से खरीदेंगे। भूपेश जी की सरकार 4 किस्त में दे रहे हैं, हम उसको सपोर्ट प्राइस देंगे और 1 किस्त में देंगे। हमने 3100 रुपये में कुंटल के हिसाब से खरीदा, 1 एकड़ में 21 कुंटल के हिसाब से खरीदा और सपोर्ट प्राइस उनका दिया। और पूरे पैसा हमने उनको 3 किस्त में नहीं, 1 किस्त में हमने किसानों को पैसा दे दिया। मतलब ये जो है, एक और उदाहरण दे, एक और है बच्चा। अच्छा, तब आप नंबर देना। जनता नंबर देती है। नहीं, जनता तो देगी, वो तो हमारे साथ तैयार हैं। तीनों चुनाव में वो हमारे साथ हैं, वो तो बता रहे हैं वो। तीसरा जो हमने महतारी वंदन का फॉर्म भराया, देखिए यहीं पर अब इस बात को बोल रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कि हम 15,000 देंगे, 12,000 देंगे, साल में 1 लाख देंगे। हमने कहा नहीं, हम 1,000 देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे महीना में, और हम 12 महीने में 12,000 देंगे। आप लोगों का 15,000 या 1 लाख को जनता ने किनारे किया, हमारी बात पर विश्वास किया और उन्होंने दिया। और हमारी सरकार बनने के बाद हमने 22 किस्त महतारी वंदन का पैसा दे चुके हैं जी। अब आप उसमें नंबर कितना देना चाहेंगे, आपके ऊपर है। कितने नंबर देना चाहेंगे? कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? चलिए ठीक है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। अब इसी से मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे। इस सरकार के तो 11 नंबर 10 में से, और रमन सरकार के 10 में से कितने नंबर थे जब आप मंत्री भी रहे उस समय? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को आज छत्तीसगढ़ की जनता याद कर रही है। क्यों कर रही है? याद इसलिए कर रही है कि उस समय
डॉक्टर साहब के सरकार बनने के पहले जब छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण हुआ, उसमें जोगी जी हमारे पहले प्रधान मुख्यमंत्री हुए जी। उसके पहले संयुक्त मध्य प्रदेश में पटवा जी हमारे मुख्यमंत्री थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय एक घटना घटी कि भूख में लोग बैल के मांस खा करके मर गए आपके सरगुजा संभाग। उसके लिए इंक्वायरी हुआ, स्वयं आए, आकर के देखे, जिनके ऊपर में आरोप लगाए और ठहरो मरे नहीं थे, जिंदा थे, लेकिन ये आरोप छत्तीसगढ़ के ऊपर में लगा कि लोगों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और भूख में लोग यहाँ पर मौतें हो रही है। ये बात आई है। अभी के बच्चे लोगों को नहीं मालूम होगा क्योंकि इनका जन्म बाद में हुआ है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आज भगवान की ऐसी कृपा छत्तीसगढ़ में है कि छत्तीसगढ़ में भूख से किसी का मौत हो ही नहीं सकता। और इसके पीछे यदि कोई कारण है तो डॉक्टर रमन सिंह जो 3 रुपए में 35 किलो चावल देने का उन्होंने शुरू किया, अब पूरे देश भर में चावल वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तालियां हो जाएं इस पर। जब विकास की कोई बात होती है, विकास का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब अनाज यहाँ सड़ रहे हैं और भूख लोगों की मौतें हो रही है तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की सराहना की थी। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह को लोग आज भी याद कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ का यदि बेसिक हमारे साथ में 3 राज्यों का निर्माण हुआ, एक छत्तीसगढ़ बना, एक उत्तराखंड बना, एक झारखंड बना। रिसोर्सेज में हमसे ज्यादा नहीं विधायक जी, आपका झारखंड। मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने जो बात कही 10 में से 11 नंबर क्यों और पुरानी सरकार को लोग क्यों याद किया, ये बखूबी लोगों ने समझा है और इसलिए आपका अनुभव काम आया आज हमारे इन सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मलाल कौशिक जी, बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, आपने बिलासपुर के साथ छत्तीसगढ़ के विकास की बात की।